हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। हम आ चुके हैं सेकंड लेक्चर सी प्रोग्रामिंग कोर्स के। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपके सामने एक सैंपल सी कोड रखा था और आपको फील करवाया था कि सी का कोड कैसा नजर आता है। फिर इसके बाद हमने सिलेबस देखा था और अंत में हमने टारगेट ऑडियंस भी देखी और हमने कोर्स के हाइलाइट्स भी देखे। तो ये थे टॉपिक्स पिछले लेक्चर के। अब हम बढ़ने वाले हैं दूसरे लेक्चर की तरफ, जो कि है डेफिनेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे। तो ठीक है, बढ़ते हैं इस लेक्चर की तरफ और देखते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। इस लेक्चर में हम सिर्फ एक ही टॉपिक स्टडी करेंगे और टॉपिक का नाम है द डेफिनेशन। हम समझेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन। तो चलिए देखते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है। यह है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रॉपर डेफिनेशन। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द जनरल पर्पस मिडिल लेवल procedural language developed in 1972 by Dennis Ritchie at Bell Labs. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जनरल पर्पस मिडिल लेवल प्रोसीजरल लैंग्वेज है जिसे 1972 में डेनिस रिची द्वारा डेवलप किया गया था, वो भी बेल लेबोरेटरीज में। बेल लेबोरेटरीज यूएसए में स्थित है। बेल लेबोरेटरीज में डेनिस रिची साहब ने इस लैंग्वेज का निर्माण किया था, वो भी 1972 में। यह बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है। अब इस लैंग्वेज को अगर प्रॉपरली समझना है, इस लैंग्वेज की डेफिनेशन को प्रॉपरली समझना है, तो इसके तीन मेजर कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा। पहला कंपोनेंट है जनरल पर्पस, दूसरा कंपोनेंट है मिडिल लेवल और तीसरा कंपोनेंट है प्रोसीजरल लैंग्वेज। एक एक करके इन कंपोनेंट्स को अब हम स्टडी करेंगे, तब जाके हम इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जनरल पर्पस का मतलब समझ लेते हैं। तो क्या होता है जनरल पर्पस? देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पर्पसेस दे सॉल्व। पहली कैटेगरी है स्पेशल पर्पस लैंग्वेजेस और दूसरी कैटेगरी है जनरल पर्पस लैंग्वेजेस। तो दो प्रकार की लैंग्वेजेस हुई, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं स्पेशल पर्पस लैंग्वेजेस क्या होती है। स्पेशल पर्पस लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस को सॉल्व करती हैं। सो स्पेशल पर्पस लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस which are meant to solve a specific purpose. एग्जाम्पल के तौर पे HTML का नाम तो आपने सुना ही होगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका इस्तेमाल आप किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए करते हो और वो स्पेसिफिक पर्पस क्या है? वेब पेजेस को स्ट्रक्चर करना। HTML का इस्तेमाल हम सिर्फ एक ही चीज के लिए करते हैं, वेब पेजेस को स्ट्रक्चर करने के लिए। मेरे दिमाग में एक और एग्जांपल आ रहा है, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का इस्तेमाल हम डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं, डेटाबेस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए करते हैं। यह लैंग्वेज का इस्तेमाल हम और किसी पर्पस के लिए नहीं करते, इसीलिए इसे एक स्पेशल पर्पस लैंग्वेज कहा जाता है। दोनों की दोनों लैंग्वेजेस स्पेशल पर्पस लैंग्वेजेस हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्पसेस को ये सॉल्व कर रही हैं। HTML वेब पेजेस को स्ट्रक्चर करने का काम करती है और SQL डेटाबेसेस को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो मतलब हुआ स्पेशल पर्पस लैंग्वेजेस का। अब जनरल पर्पस लैंग्वेजेस क्या होती हैं? नाम से भी तो पता लग रहा है, जनरल पर्पस लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जो कि मल्टीपल पर्पसेस को सॉल्व करती हैं, वो एक पर्पस के लिए नहीं बनी होती। सो जनरल पर्पस लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस व्हिच आर मेंट टू सॉल्व मल्टीपल पर्पसेस। जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि इसका इस्तेमाल
हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों को डेवलप करने में कर सकते हैं। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हुए, इसका मतलब भी समझ लेते हैं। थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान अब जनरल पर्पस से हटाकर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ ले चलते हैं, इसे समझ लेते हैं। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अगर अच्छे से समझना है तो आपके सामने अब मैं एक एग्जाम्पल पेश करने जा रहा हूं। ठीक है, तैयार हैं? चलिए, मान लेते हैं आपके पास एक कंप्यूटर है और आपका कंप्यूटर प्रिंटर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब आपके पास एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर में ही इंस्टॉल है। वर्ड प्रोसेसर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने एक बड़ा प्यारा सा डॉक्यूमेंट बनाया है। अब आप चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से प्रिंट कमांड दी। कैसे? आपने कंट्रोल पी प्रेस किया, एक पैनल ओपन हुआ और आपने प्रिंट का बटन दबाया। प्रिंट का बटन दबाते ही एक मैजिक हुआ। प्रिंटर को एक कमांड मिली और प्रिंटर ने डॉक्यूमेंट निकाल के आपको दे दिया। ये सब कैसे हुआ? कभी आपने ऐसा सोचा है कि अंदर ऐसा क्या हो गया कि प्रिंटर ने फटाफट से डॉक्यूमेंट निकाल के दे दिया, वो भी आपके सिर्फ एक बटन के क्लिक करने पे? इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मदद कर रहा है आपके कमांड को हार्डवेयर तक पहुंचाने की। हार्डवेयर क्या है यहां पे? प्रिंटर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इतना समझदार है कि वो आपकी प्रिंट कमांड को समझ पा रहा है। आपने बटन जैसे ही क्लिक किया, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ आ गया कि इन भाई साहब को एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अब क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंटर के साथ कम्युनिकेट करेगा वाया डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड को समझता है और आगे प्रिंटर की भाषा को भी समझता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा को वो एक तरीके से प्रिंटर की भाषा में कन्वर्ट करके प्रिंटर को बता देता है कि यूजर को क्या चाहिए। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर है बीच का रास्ता ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रिंटर के बीच में। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर इंटरेक्शन को पॉसिबल करवा रहा है। अब प्रिंटर को मिली इंफॉर्मेशन और प्रिंटर ने डॉक्यूमेंट प्रिंट कर दिया। ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि बीच में डिवाइस ड्राइवर और ऑपरेटिंग सिस्टम बैठे थे। ये दोनों के दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्योंकि ये सिस्टम के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं। और सिस्टम क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट्स। भाई सिस्टम तो हार्डवेयर कंपोनेंट से मिलकर ही बना है ना, पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम। तो इसीलिए इन सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब समझ लिया है। अब हम समझते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब। हमारे एग्जाम्पल में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या था? अगर मैं आपसे पूछूं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे एग्जाम्पल में कौन सा था, तो आपका जवाब क्या होगा? भाई सीधी सी बात है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्योंकि यह किसी एक एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है और वो एप्लीकेशन है प्रोडक्टिविटी। जैसे कि आपके कंप्यूटर में मीडिया प्लेयर भी होगा। मीडिया प्लेयर वीडियोस को प्ले करने देता है, तो यह हुआ मीडिया एप्लीकेशन के लिए। उसी प्रकार से गेम्स भी आपके सिस्टम में होंगी ही। वो गेम्स जो हैं वो एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन के लिए है। तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर हैं वो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए हैं, इसीलिए इन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे एग्जाम्पल में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच का डिफरेंस क्लियर हो चुका है। अब हम वापस आते हैं जनरल पर्पस पे। मैंने आपको बताया कि दो टाइप की लैंग्वेजेस हैं, स्पेशल पर्पस, जनरल पर्पस। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
क्योंकि ये मल्टीपल पर्पसेस को सॉल्व कर रही है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों बना सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट में कर सकते हैं। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल गेम्स को डेवलप करने में भी कर सकते हैं। ये दो मैंने एग्जाम्पल्स लिए। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है जनरल पर्पस का मतलब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे कंपोनेंट की तरफ, जो कि है मिडिल लेवल। अब ये मिडिल लेवल क्या होता है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पर्पसेस दे सॉल्व। स्पेशल पर्पस, जनरल पर्पस, एक दो देखे थे हमने। अब मैं बात कर रहा हूं मिडिल लेवल की। हम लैंग्वेजेस को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ये एक और क्लासिफिकेशन है तीन कैटेगरीज में। पहली है लो लेवल लैंग्वेजेस, दूसरी है मिडिल लेवल लैंग्वेजेस और तीसरी है हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरीज हैं और ये तीन कैटेगरीज बनी है कहां से? ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अगर हमें लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को समझना है तो हमें एब्स्ट्रैक्शन का मतलब समझना पड़ेगा। तो चलिए पहले समझते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन इज द कॉन्सेप्ट of simplifying a complex system by hiding implementation details from the user. Abstraction एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम किसी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करते हैं by hiding implementation details from the user. ठीक है, इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड कर दिया जाता है यूजर से। इससे क्या होता है? यूजर के लिए इंटरैक्ट करना सिस्टम के साथ आसान हो जाता है, क्योंकि यूजर को हार्डवेयर की इंप्लीमेंटेशन में बिल्कुल ध्यान नहीं देना पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और अचानक से ब्रेक मार देते हैं तो क्या होता है? ब्रेक लग जाती है, गाड़ी रुक जाती है। क्या आपने कभी यह सोचा कि अंदर क्या हो रहा है इसके, कैसे ब्रेक लग रही है? आपको यह जानने की जरूरत तो कभी नहीं पड़ी ना। आपने सिर्फ पैडल को दबाया और ब्रेक लग गई। तो एज अ यूजर मैं सिर्फ पैडल को प्रेस कर रहा हूं, मुझे यह जानने की जरूरत नहीं है कि ब्रेकिंग सिस्टम कार का कैसे काम कर रहा है। तो यह था एग्जाम्पल इंप्लीमेंटेशन की डिटेल्स को हाइड करने का, और इससे एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम जैसे कि ब्रेकिंग सिस्टम बहुत आसान हो गया। मुझे इनको जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो यह है कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन का। अब जैसा कि मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। हाई लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल। सबसे पहले हम हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करते हैं। अब हाई लेवल का मतलब है हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन देखने को मिलती है हाई लेवल लैंग्वेजेस में। इसका मतलब यह है कि एब्स्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है इन लैंग्वेजेस में, यानी कि यूजर से सबसे ज्यादा डिटेल्स हार्डवेयर की छुपाई जाती हैं। इससे क्या फायदा मिलता है? यूजर को ज्यादा इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स में ध्यान नहीं देना पड़ता। यूजर सिर्फ एसेंशियल चीजों पे ध्यान दे सकता है। सो इन केस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज क्वाइट हाई। इसीलिए इन्हें हाई लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल C++, पाइथन, C#, जावा, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स हमसे छुपा देती हैं। अब इसका एक नुकसान भी है। हम हाई लेवल लैंग्वेजेस से सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बनाते। रीजन ये है
कि हमसे इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स छुपा दी गई हैं, हम ज्यादा हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। और जैसा कि आपको पता ही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, तो इसके लिए हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन यूजर का बहुत जरूरी है। लैंग्वेज वो होनी चाहिए जो हार्डवेयर के साथ हमें इंटरेक्ट करने दे, तभी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बना पाएंगे। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज की मदद से हम नहीं कर सकते ऐसा। पर हाई लेवल लैंग्वेजेस की मदद से हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हुई हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है? भाई सीधी सी बात है, जिसमें लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन है, मतलब कि एब्स्ट्रैक्शन का लेवल थोड़ा कम है। ठीक है, so low level languages are those languages where the level of abstraction is quite low. अब इसका मतलब यह है कि इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स हमारे सामने काफी हद तक विजिबल है, यानी कि हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो इसका मतलब लो लेवल लैंग्वेजेस के थ्रू हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बड़े आराम से बना सकते हैं। लेकिन नुकसान क्या हुआ? एज अ प्रोग्रामर और एज अ यूजर हमारे लिए यह लैंग्वेज सीखना इतना आसान नहीं है, इसीलिए लो लेवल लैंग्वेज को सीखना बहुत मुश्किल होता है। पर सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यह बहुत एप्ट है। ठीक है, तो आपको लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस पता लग गई है, दोनों के नफे नुकसान पता लग चुके हैं। ठीक है, आपको पता है दोनों के प्रोज एंड कॉन्स। अब बात करते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेजेस की। बड़ी कमाल की होती हैं ये लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेजेस बिल्कुल ब्रिज की तरह एक्ट करती हैं बिटवीन लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। बिल्कुल एक ब्रिज की तरह। मतलब क्या हुआ? ब्रिज की तरह एक्ट करने का मतलब यह है कि ये लो लेवल लैंग्वेजेस के फीचर्स भी ले रही है और हाई लेवल लैंग्वेजेस के फीचर भी ले रही है। अब इस बात से मेरा क्या मतलब है? मिडिल लेवल लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्शन का लेवल मिडिल है, ज्यादा नहीं है। मतलब क्या हुआ इस बात का? हाई लेवल लैंग्वेजेस के मुकाबले मिडिल लेवल लैंग्वेजेस में एब्स्ट्रैक्शन थोड़ा कम है। इसका मतलब क्या हुआ? हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे तो नहीं, पर कुछ एसेंशियल हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ तो हम इंटरैक्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन लो लेवल लैंग्वेजेस के मुकाबले में यह आसान है ज्यादा सीखनी, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन मिडिल लेवल पे है। इसकी वजह से क्या हुआ? लो लेवल लैंग्वेजेस में तो बहुत ही लो लेवल पे एब्स्ट्रैक्शन था। इसका मतलब यह हुआ कि हम हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट इंटरैक्शन कर रहे थे और हमारे लिए यह लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन बहुत कम है। लेकिन यहां पे एब्स्ट्रैक्शन मिडिल लेवल का है। इस वजह से हमारे लिए यह लैंग्वेज सीखना लो लेवल लैंग्वेज के मुकाबले में ज्यादा आसान है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब समझ में आ गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मतलब कि इस लैंग्वेज को सीखना इतना मुश्किल नहीं है, और साथ ही साथ हम इस लैंग्वेज की मदद से सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसीलिए यह लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड बहुत ही पॉपुलर है। लो लेवल लैंग्वेजेस के मुकाबले में यह बहुत बेहतर है। हम सिस्टम सॉफ्टवेयर तो बना ही सकते हैं, साथ ही साथ इस लैंग्वेज को सीखना आसान भी है। तो अब तो आप पूरी तरीके से मोटिवेट तो हो ही गए होंगे इस लैंग्वेज को सीखने के लिए। ठीक है, हमने समझ लिया है मिडिल लेवल का मतलब। दूसरा कंपोनेंट भी हमने पार कर लिया है। अब बढ़ते हैं तीसरे कंपोनेंट की तरफ, जो कि है प्रोसीजरल लैंग्वेज। क्या मतलब है भाई प्रोसीजरल लैंग्वेज का? देखिए, प्रोसीजरल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें प्रोग्राम्स में प्रोसीजर्स होते हैं। अब इस बात से मेरा क्या मतलब है? मान लेते हैं हम एक कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। उस कैलकुलेटर प्रोग्राम में मैं सिर्फ बेसिक फंक्शनैलिटी ही चाहता हूं, मतलब ज्यादा नहीं,
बेसिक फंक्शनैलिटी, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बस 3। तो कैलकुलेटर प्रोग्राम में हम 3 चीजें चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एडिशन परफॉर्म कर पाए 2 नंबर्स का, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर पाए 2 नंबर्स का, और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर पाए 2 नंबर्स का। अब एक एक टास्क के लिए हम एक प्रोसीजर लिख सकते हैं। और प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ? प्रोसीजर एक ऐसा पीस ऑफ कोड होता है जिसकी मदद से हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो प्रोसीजर इज अ पीस ऑफ कोड विच इज मेंट टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जैसे कि एडिशन करने के लिए हम एक प्रोसीजर लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम एक प्रोसीजर लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम एक प्रोसीजर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एक बड़ी प्रॉब्लम, जो कि एक कैलकुलेटर बनाना है, उसे मल्टीपल टास्क्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल प्रोसीजर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप इमेजिन करिए, ये बॉक्स जो है वो एक बड़ा कैलकुलेटर प्रोग्राम है, और इस कैलकुलेटर प्रोग्राम में ये छोटे बॉक्सेस हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के प्रोसीजर्स। ये प्रोग्राम पूरा का पूरा कैलकुलेटर इन 3 प्रोसीजर्स से मिलकर बना है। और जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा इस प्रोग्राम को बनाने के लिए, उसे हम प्रोसीजरल लैंग्वेज कहेंगे। समझ में आ गया प्रोसीजरल लैंग्वेज का मतलब? अ लैंग्वेज इन विच अ प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ प्रोसीजर्स इज व्हाट वी कॉल अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है? तो हमने मतलब समझ लिया है प्रोसीजरल लैंग्वेज का भी। तीनों के तीनों कंपोनेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी के साथ हमारी डेफिनेशन भी हमें क्लियर हो जाती है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द जनरल पर्पस मिडिल लेवल प्रोसीजरल लैंग्वेज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिची एट बेल लैब्स। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, यानी कि ये मल्टीपल पर्पसेस को सॉल्व कर सकती है। ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, इसमें एब्स्ट्रैक्शन का लेवल मिडिल पे है, ना ज्यादा ना बहुत कम। और ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, यानी कि इसमें लिखे गए प्रोग्राम्स प्रोसीजर से बने होते हैं। ठीक है? तो ये है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन। हमने समझ लिया है हमारा टॉपिक, द डेफिनेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से जो आपको नॉलेज मिली है वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो ठीक है, इस लेक्चर को मैं एंड करता हूं और इसी के साथ आपको बहुत बहुत थैंक यू भी कहता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मैं मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में।